नमस्कार बच्चों, मैं गजेंद्र शांडिल्य। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए आज हम 12वीं कक्षा के अगले वीडियो पर आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों गुलाम का नियम। क्या नाम है? गुलाम का नियम। चलिए देखते हैं बेटा, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम, ठीक है। ये क्या, फ्रांस का साइंटिस्ट था जिनका नाम था सीए गुलाम, चार्ल्स ऑगस्टिन गुलाम इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया बेटा, दो बिंदु आवेशों जो है, ठीक है ना, और उनके बीच लगने वाला बल, तो आवेश और उनके बीच लगने वाला बल, इन दोनों को लेकर इन्होंने एक नियम बनाया, एक संबंध स्थापित किया। ठीक है बेटा, उस संबंध को ही गुलाम का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि इन्होंने आवेशों और बल, ठीक है ना, आवेश और उनके बीच जो लगने वाला बल है, इनके मध्य संबंध स्थापित किया, और उसी संबंध या उसी नियम को हम गुलाम का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इन्होंने क्या बताया गुलाम का नियम में। गुलाम का नियम जो होता है वो बिंदु आवेश होना जरूरी है, तब जाके गुलाम के नियम को हम लागू कर सकते हैं। तो बेटा पहले जान लेते हैं बिंदु आवेश क्या चीज है। ठीक है, बिंदु आवेश, ठीक है। देखो बेटा, बिंदु आवेश जानते हैं, तो बिंदु आवेश क्या चीज बोलते हैं? ऐसे आवेश जिनका आकार उनकी दूरी की तुलना में नगण्य है। जैसे ये मान लीजिए एक आवेश है, ठीक है, और ये दूसरा आवेश है। ठीक, मान लेते हैं आवेश Q1 है और ये आवेश जो है Q2 है। तो देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज मान लेते हैं R, तो बताइए ये इनका आकार है और ये इनकी दूरी है, तो दोनों में कौन बड़ा है? दूरी बड़ी है। तो वही बताएं कि ऐसे आवेश जिनका आकार दूरी की तुलना में नगण्य माना जाता है, बिल्कुल भी सूक्ष्म होता है, तो ऐसे आवेशों को बोलते हैं बिंदु आवेश। समझ में आ गया? ऐसे आवेश जिनकी आकार दूरी की तुलना में नगण्य होता है, ऐसे आवेशों को क्या बोला जाता है बेटा? बिंदु आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे देखिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो गुलाम ने क्या बताया? देखिए बेटा, इन्होंने डेफिनेशन दिया, इस प्रकार उसका डेफिनेशन है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, परिभाषा लिखते हैं इसका, नियम का डेफिनेशन है। गुलाम के नियम में क्या बताया? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक, क्या बताया उन्होंने? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल, ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है बेटा, आगे देखते जाइए। उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन है। देखिए, किसी स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है बेटा, तो ये गुलाम का नियम था। इन्होंने गुलाम के नियम में इस प्रकार उन्होंने अपना नियम दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, हम इस पर बात करते हैं लगने वाला बल। तो बेटा देखो, एक फिगर इस टाइप से बनता है। ये मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है
और ये दूसरा बिंदु आवेश है, ठीक है। ये हमने लिया Q1 और ये Q2। तो देखो बेटा अगर इसको मैं प्लस Q1 लेता हूँ, इसको प्लस Q1 लेता हूँ, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? हमने पढ़ा था दो सजातीय आवेश है, तो कौन सा बल लगता है बेटा? प्रतिकर्षण बल। क्या बल लगेगा? प्रतिकर्षण। तो इनके बीच लगने वाला बल मतलब प्रतिकर्षण बल, ये F ऐसा होगा और इधर F ऐसा होगा। बेटा इसको बोलेंगे अपन प्रतिकर्षण बल। क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। मान लीजिए अपन लेते हैं इस स्टेप से, ये ले लिए बिंदु आवेश, ये दूसरा बिंदु आवेश है बेटा Q1 और Q2। सपोज ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच क्या बल लगेगा बेटा? आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो ये F इधर और ये F इधर आएगा, ठीक है। मतलब आकर्षित हो रहा है, और ये एरो का चिन्ह जो है प्रतिकर्षण को दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? देखो अगर देखो यहाँ दो प्लस है, तो अगर सपोज दो माइनस है तो पर भी अगर दो माइनस रहेगा मतलब दो ऋणात्मक विजातीय आवेश है, ये विजातीय आवेश में आकर्षण और दो सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये समझ में आ गया आपको? बल मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल को लिखे। तो उन्होंने बताया इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो लगने वाला बल मतलब समझ जाइएगा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल, ठीक है बेटा? ठीक। उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अब उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, अब देखिए लगने वाला बल उन आवेशों के, आवेश Q1 Q2 के गुणनफल, बीच में लगा दिया गुणा का निशान, के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल ऐसा देखो चिन्ह बनाते हैं अनुक्रमानुपाती का, F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणित Q2, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण इसको एक मान लो, तथा उनकी बीच की दूरी, अब मान लो बीच की दूरी, ठीक है। अब बीच की दूरी लेते हैं बेटा, तो मान लेते हैं ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, तो इनके बीच लगने वाला बल है F, इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं R, माने इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तब की कंडीशन में हो जाएगा ये F उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे बेटा 4 है तो इसका अगर मैं बोल दूं व्युत्क्रम कीजिए, तो व्युत्क्रम का मतलब है देखो 4 बटे पूछने मतलब क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, तो 4 बटे 1 है मतलब 4/1 है, तो जब व्युत्क्रम हो जाए तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। क्लियर है? तो वैसे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ गया? ठीक। इन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब बेटा हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने का, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को मिलाकर लिखने पर, ठीक है। तो देखिए बेटा मिलाकर लिखते हैं, मिलाकर लिखेंगे क्या आएगा? चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 by R², ठीक है। मिलाकर लिखिए। अब हटाने के लिए देखो बेटा नियतांक लेते हैं, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by क्या हो जाएगा? R²। यहाँ बेटा K जो है अनुपाती की नियतांक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कक्षा 11 में ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अपन, जहां K एक आनुपातिक नियतांक है, K एक क्या है? आनुपातिक नियतांक है जिसका मान, ठीक है। देखो बेटा आनुपातिक नियतांक का मान, पहला प्रेफरेंस जो होगा मात्रकों की पद्धति को देना है। किसको देना है? मात्रकों की पद्धति। तो K एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान किस पर डिपेंड करेगा बेटा? पहले मात्रकों की पद्धति पर। किस पर निर्भर करेगा? मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रकों की पद्धति पर निर्भर, एक मिनट ना, हाँ, K एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति पर, तथा पहला तो मात्रकों की पद्धति को प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना, उसके बाद फिर बताना है तथा सेकेंडरी में आपको जो देना है तो आप सेकेंडरी में देते, तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा, निर्भर करता है।
आपको समझ आ गया होगा कि एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति पर तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो कौन से माध्यम में, निर्वात में है, वायु में है या अन्य कोई माध्यम में उपस्थित है, तो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन पहला प्रेफरेंस किस पर रहेगा बेटा, मात्रकों की पद्धति पर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। हमने क्या मान लिया, समीकरण 3। आगे समझ में आता। अब हम बात करते हैं इसमें एसआई पद्धति में, इसमें एसआई पद्धति में, और यहाँ पर कंडीशन रखते हैं माध्यम की प्रकृति में, वायु या निर्वात में। एसआई पद्धति में और वायु या निर्वात में, एसआई पद्धति में वायु या निर्वात को, ठीक है ना। तब जो होता है बेटा, के की जो वैल्यू होती है ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन करना है आप वैसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हो या 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका मान होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, के का मान रखेंगे बेटा समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, तो के का मान जब समीकरण 3 रखेंगे तो समीकरण 3 में के का मान रखने पर, ठीक है, तो के का मान रखेंगे बेटा, तो के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन 0 है, इसको जहाँ एप्सिलॉन 0 को निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना, क्या चीज होती है आपको आगे की क्लास में बताते जाएंगे, आगे जब टॉपिक आएगा तो बताते जाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में हमने के का मान रखा, तो के समीकरण 3 ये था के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमने के में इसका मान रखा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका कूलॉम का नियम, ठीक है ना, यही कूलॉम का नियम का अंक है। ठीक, अब यहाँ पर बेटा एक नोट या टिप करके लिख सकते हैं आप लोग, नोट करके लिखेंगे क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो होता है बेटा 9 × 10⁻⁹, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। देखिए इसका जो आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ये आप याद रखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसकी वैल्यू को ऐसे निकालेंगे। ये अगर चीज आ गया तो उस जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करें बेटा। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते चलें। ठीक, ओके बेटा, चलिए मिटा रहा हूँ, उधर का रहने देता हूँ, थोड़ा सा आगे मिटा देता हूँ। हाँ चलिए, इधर का मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यदि बेटा उसी इक्वेशन में देते हैं, यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम हो तब जो होता है बेटा, के की वैल्यू जो होता है 1/4 एप्सिलॉन रखते हैं केवल,
1/4 रखते हैं। ठीक, तो समीकरण आपने नोट किया होगा, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में मान रखने पर, इनमें मान रखने पर, ठीक, तो रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2/r²। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है जब हमारे पास वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य कोई माध्यम उपस्थित हो, तो उस स्थिति में ये जो कूलाम के नियम का सूत्र है 1/4 Q1 Q2/r²। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक, हाँ, इसको नोट कर लेंगे। चलिए, ठीक है, हाँ, अब आते हैं बेटा कूलाम के नियम में एक आता है, कूलाम के नियम को परिभाषित कर एकांक आवेश ज्ञात कीजिए या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए, ऐसा करके प्रश्न आता है। तो हम देखते हैं एकांक आवेश, एकांक आवेश, ठीक है ना, या एक कूलाम आवेश भी बोलते हैं इसको, एक कूलाम आवेश, दोनों बोलते हैं। ठीक है, याद रखना एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश। इसको मान लेते हैं समीकरण 4 लिख दे रहा हूं। ठीक, आप कॉपी में लिखे हो, समीकरण 4 खींच लेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए अब एक कूलाम आवेश देखते हैं। तो एक कूलाम आवेश देखते हैं, यदि F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक, R इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, और Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q हो तब, ठीक है बेटा, क्या पता है, यदि F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन, R का मान अगर 1 मीटर और Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो तब क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से, समीकरण कहां से बेटा, 4 से। ठीक है, तो 4 समीकरण है हमारे पास, F की वैल्यू रखेंगे अपन 9 × 10⁹, देखिए समीकरण 4 है, और 1/4 मैंने पहले बताया इसकी वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ 9, बेटा यहाँ पर आ जाएगा 9 × 10⁹ 9। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है इनटू, अब बोलता है Q1 Q2, तो Q1 की जगह बेटा क्या लेना है, Q, देखो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, इसका मतलब ये Q1 के लिए भी Q है और Q2 के लिए भी क्या है, Q है। दैट मीन क्या हो गया, Q1 की जगह और Q2 की जगह पे क्या लेंगे, Q1 Q2 है बेटा, Q इंटू Q, क्लियर है, बाई R स्क्वायर, R की वैल्यू कितना लिए 1 मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखते हैं क्या होता है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, देखो क्या बचा हमारे पास बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, 1 इज इक्वल टू Q और Q का मल्टीप्लाई जो होगा ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बाई 1, तो या इसको लिख सकता हूँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट Q इज इक्वल टू +-1, तो इसका रूट ओवर निकालेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बेटा 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है और स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो Q का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो इसके फलस्वरूप हम कैसे परिभाषा निकालेंगे, अतः, ठीक, चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं बेटा, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो दो सजातीय, अब देखिए Q1 Q2 लिए हैं, प्लस है मतलब सजातीय है। ठीक है, और सजातीय मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो अतः एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो दो सजातीय आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर वो एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, मैं परिभाषा